नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। चमोली के तपोवन सुरंग में जारी है राहत और बचाव अभियान। अब तक मिल चुके हैं 70 शव, 134 अब भी लापता। लापता लोगों के परिजनों को मृत्यु प्रमाण के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के फाइनल सर्वे को मंजूरी। रेल मंत्री पीयूष गोयल से मिले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। गृह मंत्री अमित शाह से की गैरसैंण में IRB बटालियन स्थापित करने की मांग। गैरसैंण में 1 मार्च से शुरू होगा बजट सत्र। विधायकों के लिए भी कोरोना टेस्ट जरूरी। दर्शक दीर्घा में भी सीमित लोगों को मिलेगा प्रवेश। और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अल्मोड़ा के सिविल जज को किया निलंबित। पद का दुरुपयोग करने का आरोप। देहरादून जिला जज मुख्यालय के साथ किया अटैच। अब समाचार विस्तार से। ऋषिगंगा की आपदा के 70वें दिन आज भी तपोवन सुरंग और बैराज साइट से मलबा हटाने का काम जारी है। सुरंग से अभी तक 16 शव मिल चुके हैं। आपदा के बाद से लापता 204 लोगों में से अलग अलग जगह से मानव अंग समेत कुल 70 शव मिले हैं, जबकि 134 लोग अभी भी लापता हैं। वहीं रैणी में बनी झील से पानी की निकासी को लेकर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि चैनल वर्तमान में 35 फीट तक है, जिसे 70 फीट तक चौड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। वो जो चैनल है उसको चौड़ा करने का काम चल रहा है जी। अभी वो 35 फीट है, उसको हम लोग 70 फीट तक चौड़ा करें। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव SA मुरुगेशन ने बताया, टनल के दोनों तरफ सर्च अभियान जारी है। जो टनल एज वेल एज जो रिवर साइड है, दोनों की जगह में हमारा सर्च अभियान है वो लगातार जारी है। अभी एज ऑन डेट हमारा 70 बॉडीज मिल गया है और इसके अलावा कुछ बॉडी पार्ट्स भी कहीं कहीं पे डाउनस्ट्रीम में मिला है। उसका शिनाख्त करने के लिए भी कार्रवाई चल रहा है। और लगातार जो टनल के अंदर हमारा जो मलबा निकालने का और उसके साथ जो सर्च है वो लगातार जारी है। वहीं आपदा में लापता लोगों के परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भटकना नहीं होगा। सचिव अमित नेगी ने जिलाधिकारियों को मृत्यु प्रमाण पत्र देने संबंधी निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत आपदा में लापता हुए लोगों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहले वर्ग में स्थानीय निवासी, दूसरे वर्ग में प्रदेश के अन्य जिलों के निवासी व तीसरे वर्ग में अन्य प्रदेशों के निवासियों को शामिल किया गया है। लापता होने वाले सभी लोगों को उनके मूल निवास स्थान से संबंधित अधिकारी की पुष्टि के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से भेंट की। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर रेल मंत्री ने टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे की स्वीकृति दी। केंद्रीय रेल मंत्री ने हरिद्वार रायवाला सेक्शन में वर्तमान सिंगल लाइन के दोहरीकरण और देहरादून ऋषिकेश के मध्य सीधी रेल सेवा उपलब्ध कराने के लिए भी रेल अधिकारियों को आदेश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में स्विट्जरलैंड की तर्ज पर रोपवे बनाने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा अध्ययन कराया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर उन्हें विगत में जोशीमठ क्षेत्र में आई आपदा में राहत व बचाव कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से राज्य में उत्तराखंड हिमनद एवं जल संसाधन शोध केंद्र की स्थापना का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने राज्य के दुर्गम आपदा संभावित क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की निरंतर देखरेख एवं निगरानी हेतु एक हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। आपदा प्रबंधन व सीमा प्रबंधन के दृष्टिगत गैरसैंण में IRB बटालियन स्थापना की स्वीकृति का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी मिले। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ने ISBT देहरादून बस अड्डा की सड़क परियोजना के लिए 48 करोड़ रुपए की
स्वीकृति पर सहमति दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रुद्रप्रयाग टनल निर्माण के लिए लगभग 225 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए हैं। इस पर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड में नए राष्ट्रीय राजमार्ग में बाईपास की गई पुरानी सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए भी 69 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भेंट की। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में 6 सीवेज शोधन संयंत्र और सीवर लाइन के प्रस्ताव को मंजूरी देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने नमामि गंगे के अंतर्गत उत्तराखंड में गंगा और उसकी सहायक नदियों पर 8 स्नान व मोक्ष घाट के प्रस्ताव को भी स्वीकृति देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लखवाड़ परियोजना पर कैबिनेट क्लियरेंस और किसाऊ परियोजना पर राज्यों के बीच में समझौता भी जल्द ही हो जाएगा। प्रदेश का विधानसभा का बजट सत्र 1 मार्च से भराड़ीसैंण गैरसैंण में शुरू हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट सत्र की तैयारियों और सुरक्षा को लेकर उच्च अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को देखते हुए सुरक्षा के सभी प्रबंध किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी विधायकों को सत्र से पहले कोरोना का RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सत्र से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का भी RT-PCR टेस्ट होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि प्रवेश द्वार पर सभी लोगों का थर्मल स्कैनिंग होगी और सैनिटाइजेशन किया जाएगा। कोविड-19 के दृष्टिगत इस बार बजट सत्र के दौरान दर्शक दीर्घा एवं अधिकारी दीर्घा में किसी व्यक्ति को प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। सत्र के दौरान गैर सरकारी व्यक्तियों को परिसर में प्रवेश की अनुमति प्राप्त नहीं होगी। हमारा 1 तारीख से और भराड़ीसैंण में बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है। उसके लेके व्यवस्था की बैठक और सुरक्षा संबंधी बैठक हमने यहाँ पे देहरादून में की है। व्यवस्थाओं की यदि मैं बात करूँ तो हमारे भराड़ीसैंण में व्यवस्थाओं के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार है। और सुरक्षा के संबंध में बैठक आप जानते भी हैं कि उसके लिए हम लोग पहले से हम सारी बातचीत करते हैं। सभी बिंदुओं पर हमने बातचीत की है। लेकिन एक मुख्य बात यह है कि अब की बार भी हम लोग जितने भी हमारे लोग चाहे विधायकगण होंगे, चाहे कर्मचारी अधिकारीगण होंगे या जो भी होंगे, वो RT-PCR टेस्ट करा के ही उनको जिनकी नेगेटिव रिपोर्ट होगी उनको एंट्री मिलेगी। दूसरा ये है कि चाहे माननीय पूर्व विधायक हों, चाहे दर्शक हों, चाहे अन्य ऐसे लोग हों जो अपेक्षित नहीं है सदन में, उनको बैठने के लिए अभी अनुमति नहीं होगी। उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़े भले ही पहले के मुकाबले कम हो गए हो, लेकिन कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अन्य राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से देहरादून रेलवे स्टेशन, जौलीग्रांट एयरपोर्ट और उत्तराखंड की सीमाओं पर रैंडम कोरोना टेस्टिंग शुरू हो गई है। 5 राज्यों से आने वाले लोगों पर खास नजर रखी जाएगी। उनमें महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल है। इन 5 राज्यों से आने वाले लोगों की रैंडम जांच की जाएगी। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर अमिता उप्रेती का कहना है कि कोविड-19 गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा। गाइडलाइंस बिल्कुल वैसी ही हैं। अभी किसी प्रकार की ढिलाई बिल्कुल नहीं है। मास्क बिल्कुल पहनना है, सबको स्ट्रिक्टली पहनना है, सैनिटाइजेशन करना ही करना है। हमारे द्वारा ये कहा गया है कि स्ट्रिक्टली उनको वो देखना है, चेक करना है। कोई भी ऐसा इन्फेक्टेड केस हमारे राज्य के अंदर नहीं आना चाहिए और हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट सुपरविजन कर रहे हैं। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटे में एक कोरोना मरीज की मौत हुई और 54 नए संक्रमित मामले मिले हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 96,773 हो गई है, जबकि आज 38 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। वर्तमान में 423 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। आज 7 जिलों में कोरोना संक्रमण का नया मामला नहीं मिला है। आज प्रदेश में 98 सत्रों में 3,982 लोगों का टीकाकरण किया गया। अब तक कुल 12,021 लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है।
नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अल्मोड़ा के सिविल जज सीनियर डिवीजन अभिषेक कुमार श्रीवास्तव को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी ने जज के निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं। सिविल जज पर आरोप है कि उन्होंने और उनके परिवार के सदस्यों ने एक आरोपी की निजी कार का उपयोग दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में रिश्तेदारों से मिलने के लिए किया। आरोपी के केस की सुनवाई सिविल जज की कोर्ट में ही चल रही है। निलंबन के दौरान जज को देहरादून जिला जज के यहां अटैच किया गया है। आखिरकार 11 महीनों के बाद चंपावत जिले से लगे नेपाल बॉर्डर को सशर्त खोल दिया गया है। नेपाल प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ सीमा खोली है। नेपाल जाने वाले भारतीय और नागरिकों को कोविड रिपोर्ट दिखानी होगी या टेस्ट कराना होगा। इसके अलावा भारतीय निजी वाहनों को नेपाल में प्रवेश की इजाजत नहीं है। ट्रांसपोर्ट या सामान ले जाने वाले वाहनों को राहत दी गई है। बीमार और अत्यंत आवश्यक कार्य से जाने वाले वाहनों को भी छूट मिलेगी। हालांकि इसका फैसला नेपाल प्रशासन लेगा। बनबसा से नेपाल के प्रवेश द्वार गड्डा चौकी में पंजीकरण फॉर्म भरना होगा। पूर्णागिरी तहसील के उप जिलाधिकारी हिमांशु कफलतिया ने बताया कि कोविड के कारण बीते 11 माह से बंद पड़ी भारत नेपाल सीमा भारतीयों के लिए नेपाल सरकार द्वारा खोल दी गई है। जो हमारे भारत नेपाल सीमा है, यहाँ पर बनबसा और टनकपुर जो चेक पोस्ट है उसको क्लोज कर दिया था। लेकिन अभी करीब 10 महीने बाद नेपाल सरकार द्वारा दोबारा से जो सारे बॉर्डर्स हैं वो खोल दिए गए हैं। इस संबंध में हमारी नेपाल के जो जिला प्रशासन है कंचनपुर, उनसे बात हुई है। तो उनका ये कहना है कि बनबसा बॉर्डर फिलहाल खोल दिया गया है, और लेकिन जो भी भारत का व्यक्ति नेपाल जाना चाहता है उसके लिए उन्होंने कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो कंपलसरी है। साथ ही अभी जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो उन्होंने अलाउ नहीं किए हैं। उनका ये कहना था कि कम से कम 10 से 15 दिन और लग जाएंगे, जबकि वो प्राइवेट व्हीकल्स को भी अलाउ कर देंगे। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना चलाई जा रही है। कोटद्वार में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से 40 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि श्रमिक लाभार्थी जितना योगदान देगा उतना ही योगदान केंद्र सरकार वहन करेगी। उन्होंने बताया कि लाभार्थी की उम्र 60 साल होने के बाद उसे 3000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि मेरी 15,000 से कम आमदनी है साल पर मंथ, वो इस प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ उठा सकता है। अगर 18 साल की उम्र है तो 55 रुपये उसको देना है। 55 रुपये भारत सरकार उसमें इस योजना में डालेगी, और 60 साल की उम्र के बाद उसको 3000 रुपये पेंशन मिलेगी। अगर उसकी उम्र 40 वर्ष है तो उसको 200 रुपया उस बहन को देना है, और 200 रुपये भारत सरकार उसमें सहयोग करेगी। 3000 रुपये महीना 60 साल उम्र होने के बाद उसको पेंशन मिलेगी। सहायक श्रम आयुक्त अरविंद कुमार सैनी ने बताया कि पेंशन के लिए व्यक्ति को अपना आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और फोटो किसी भी जन सुविधा केंद्र में पंजीकरण करवाना होता है। इसके लिए व्यक्ति की मासिक आय 15,000 रुपये होनी चाहिए। ये जो एक पेंशन योजना है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से और उनकी इस मंशा के साथ शुरू हुई थी कि कोई भी व्यक्ति 60 साल के बाद किसी पर निर्भर न रहे, सभी को पेंशन मिले। इसी को ध्यान में रखते हुए इस योजना का शुभारंभ किया गया, और इस योजना के तहत 18 साल से लेकर 40 साल तक का कोई भी व्यक्ति अपने को पंजीकृत करा सकता है। पंजीकरण के दौरान उसको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। अपनी पासबुक और आधार लेकर किसी भी जन सुविधा केंद्र में जाकर अपना पंजीकरण करा ले। कोई आवश्यकता नहीं है प्रमाण पत्र की। इसमें कोई भी करा सकता है। टेरी पुलिस इन दिनों पुलिस लाइन चंबा, कीर्तिनगर और मुनिकीरेती में छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखा रही है। 10 दिवसीय ये प्रशिक्षण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत चल रहा है। जूडो के नेशनल चैंपियन रह चुके सबल सिंह पुंडीर और धन सिंह नेगी प्रशिक्षण ले रही लड़कियों को आत्म सुरक्षा की विभिन्न तकनीकों का प्रशिक्षण दे रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है, उसके अंतर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल में टिहरी पुलिस द्वारा जो हमारी महिलाएं हैं, छात्राएं हैं, बच्चियां हैं, उनको आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। जिस क्रम में चंबा, कीर्तिनगर
और मुन्नी की रेती 3 थाना क्षेत्रों में एक वृहद आत्मरक्षा का एक कार्यशाला हमारे द्वारा आयोजित की जा रही है, जो लगभग 10 दिन तक लगातार चलेगी और काफी बड़ी संख्या में छात्राएं इससे लाभान्वित हो रही है। प्रशिक्षण दे रहे सबल सिंह पुंडिर का कहना है कि जिस तरह आज समाज में वारदात बढ़ रही है, इससे लड़कियों को अपनी रक्षा के लिए आत्मनिर्भर होना जरूरी है। वो पुलिस की पहल पर छात्राओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। यहाँ पर जो है टिहरी गढ़वाल से पुलिस लाइन से हमें सूचना मिली है कि यहाँ पर जो है बच्चों को जो है ट्रेनिंग देनी है मार्शल आर्ट की। इसमें हम उनको सेल्फ डिफेंस के बारे में सिखा रहे हैं और इनको जो है कुछ होल्ड रिलीज जो कि आजकल जो है वारदातें हो रही हैं उनसे बचने की गुर सिखा रहे हैं। वहीं प्रशिक्षण ले रही छात्राओं का कहना है कि आत्मरक्षा की तकनीक सीखने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। भविष्य में किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार रहेंगे। कि आजकल हमारे चारों ओर हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की घटनाएं होती हैं, जिनसे बचने के लिए हमें सेल्फ डिफेंस आना बहुत ज़रूरी है और हमारे लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, ये हमारे लिए उपलब्ध कराई गई है और हमें ये सीखने का मौका मिल रहा है। और यहाँ पे हमें अनेक प्रकार के स्टेप्स सिखाए जाते हैं जिससे हम अपने सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। हमें यहाँ पे सेल्फ डिफेंसिंग के लिए मार्शल आर्ट सिखाए जा रहे हैं। हमें पंच मारना, किक मारना और खुद को कैसे बचाना है, ये हमें सिखाया गया है। अगर कहीं पे ऐसी नौबत आ गई कि हम खतरे में हैं तो हम खुद को बचा सकते हैं। इवन अगर कोई दूसरा कहीं मुसीबत में हो तो हम उसकी भी हेल्प कर सकते हैं। सीएम हेल्पलाइन 1905 को आज 2 साल पूरे हो गए हैं। इसकी शुरुआत 23 फरवरी 2019 को की गई थी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जन समस्याओं के तुरंत निस्तारण के लिए बनी सीएम हेल्पलाइन 1905 का उत्तराखंड की जनता अधिक से अधिक लाभ उठाए। सीएम हेल्पलाइन पर किसी भी फोन से निःशुल्क टोल फ्री नंबर 1905 पर डायल करके किसी भी विभाग से संबंधित समस्या दर्ज करा सकते हैं या वेबसाइट cmhelpline.uk.gov.in पर समस्या दर्ज करा सकते हैं। हेल्पलाइन का मकसद दूरस्थ क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान करना था। सीएम हेल्पलाइन पर हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी, पंजाबी, अंग्रेजी किसी भी भाषा में समस्या दर्ज करा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन सुशासन का जीता जागता उदाहरण है। इससे सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ है और सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी है। मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार रविंद्र दत्त ने बताया कि अभी तक सीएम हेल्पलाइन पर 51,248 शिकायतों का संतुष्टि के साथ समाधान हो गया है। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।